ट्रैक्शन है, कई सारे नए आईपीओ खुल रहे हैं और हेल्थ केयर एंटरप्राइजेस को सर्विसेज देने वाली कंपनी इन्वेस्टर्स नॉलेज सॉल्यूशन का आईपीओ 12 दिसंबर से खुलने वाला है। आईपीओ के जरिए जुटाए गए पैसे का कहां इस्तेमाल होगा, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर सचिन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। आपका काफ़ी इनोवेटिव बिजनेस है, कोई भी लिस्टेड पेयर भी नहीं है। बताएं बिजनेस मॉडल क्या है और बिजनेस हमारे दर्शकों को बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। आपसे और आपके व्यूअर्स से बात करके बहुत खुशी हो रही है। सो ये बिजनेस इज अबाउट यूएस हेल्थ केयर। जो यूएस हेल्थ केयर इंडस्ट्री है ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। हम इंडिया के जीडीपी की बात करते हैं, $3.5 ट्रिलियन का जीडीपी है, ग्रोइंग एट 6 to 7% इन रियल टर्म्स। यूएस हेल्थ केयर इंडस्ट्री $4.8 ट्रिलियन है, ग्रोइंग बिटवीन 7 to 8% विद नो सिक्लिकलिटी। ऊपर नीचे नहीं होती है, और वो ऊपर नीचे इसलिए नहीं होती है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन जो है वो एज होती जा रही है, उनकी उम्र बढ़ती जा रही है और उनके लाइफस्टाइल और बहुत ही सेडेंट्री होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ही क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज़ आ रही हैं, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डायबिटीज़, सीओपीडी। एंड उसकी वजह से जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको केयर चाहिए वो और तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जबकि डॉक्टर्स और नर्सेज जो केयर प्रोवाइड करते हैं उनको वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। तो उसकी वजह से एक डिमांड सप्लाई गैप हो रहा है यूएस हेल्थ केयर में, जिसकी वजह से जो पेशेंट के वेट टाइम्स हैं टू सी डॉक्टर्स, नर्सेज एक्सेट्रा आर गोइंग एक्सपोनेंशियली। जैसे कि आप अगर प्राइमरी केयर डॉक्टर को मिलना चाहें तो 30 से 45 दिन तक इंतज़ार करना हो सकता है। अगर आप स्पेशलिस्ट को मिलना चाहें तो 6 से 9 महीने लग सकते हैं। तो एक तो एक्सेस टू केयर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है इस डिमांड सप्लाई की वजह से। दूसरा बहुत चैलेंज ये हो गया है कि कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर तो बहुत ही बढ़ गई है। $4.8 ट्रिलियन पे 20% ऑफ जीडीपी अमेरिका स्पेंड कर रहा है हेल्थ केयर पे, वो जो किसी भी और एडवांस्ड इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा है। एंड सो और वो ग्रो हो रहा है 7 और 8% पे, जबकि जीडीपी ग्रो हो रहा है 2-3% पे। तो उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आपको कॉस्ट की प्रॉब्लम है, एक्सेस की प्रॉब्लम है और क्वालिटी की भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि डॉक्टर्स एंड नर्सेज जिनको और पेशेंट देखने की ज़रूरत है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ऐसे टास्क्स में जो उनको केयर डिलीवरी से दूर लेके जा रहे हैं। और वो टास्क इसलिए क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज बहुत यूएस हेल्थ केयर बहुत रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, जिसकी वजह से और रेगुलेटरी बर्डन्स आ रहे हैं डॉक्टर्स और नर्सेज पे, जिसकी वजह से वो ये टास्क कर नहीं पा रहे हैं। सो ये जिसको मैं बोलता हूँ कॉस्ट, क्वालिटी और एक्सेस का परफेक्ट स्टॉर्म। और जब ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म होता है तो फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं इंडस्ट्री में। और ऐसे ही एक ट्रांसफॉर्मेशन की बिना पे हमने ये बिजनेस बनाया। एसेंशली वो ट्रांसफॉर्मेशन था कि और आगे बढ़ के जो सबसे ज़रूरी पॉइंट ऑफ केयर है वो डॉक्टर का क्लिनिक हो जाएगा। लोग जनरली समझते हैं कि अस्पताल सबसे ज़रूरी पॉइंट ऑफ केयर है, बट हमारे हिसाब से डॉक्टर का क्लिनिक सबसे ज़रूरी हो जाएगा, जिससे डॉक्टर्स प्रोएक्टिवली पेशेंट्स की केयर कर सके और उनको अस्पताल जाने से रोक सके, बिकॉज अस्पताल में तो खर्चा और बढ़ जाता है। एंड जैसे वो होगा, डॉक्टर क्लिनिक बहुत ज़रूरी बन जाएगा पॉइंट ऑफ केयर। वो जो बिल्कुल सचिन जी, और जैसे कि आपने मेंशन किया था $225 बिलियन का, लेकिन अगर हम टोटल एड्रेसेबल मार्केट देखें जो कि प्रोवाइडर एनेबलमेंट टेक सोल्यूशन होते हैं यूएस में, अगर उसका एक्सपेक्टेशन कुछ $323 बिलियन तक एक्सपेक्टेड है 2028 तक, तो यहाँ पे आईकेएस कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है, साथ ही साथ मार्केट शेयर पर भी थोड़ा बता दीजिए। या अभी तो ये इंडस्ट्री अब बहुत ही यूथ स्टेज में है। जैसे कि मैंने कहा कि ये 225 बिलियन में से सिर्फ 30 बिलियन आउटसोर्स हुआ है, एंड वो 30 बिलियन भी बहुत फ्रैगमेंटेड तरीके से आउटसोर्स हुआ है। छोटी छोटी कंपनीज ने छोटे एक एक टास्क के लिए प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जिसको ये मोस्टली आउटसोर्स हुआ है। हमारा विजन ये है कि जैसे ये इंडस्ट्री मैच्योर होगी, वो जो प्रोवाइडर्स हैं और जैसे वो कंसोलिडेट होंगे, वो रियलाइज करेंगे कि उनको बहुत सारे पॉइंट सोल्यूशन खरीदने से इतनी एफिशिएंसी नहीं मिलती है, क्योंकि उनको सारे पॉइंट सोल्यूशंस इंटीग्रेट करने पड़ते हैं, सारे वेंडर्स को मैनेज करना पड़ता है। सो धीरे धीरे जो प्रोवाइडर बाइंग बिहेवियर है वो प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते जा रहा है, जिससे कि वो एक प्लेटफॉर्म में सारे टास्क आउटसोर्स कर सके। एंड इस समय हमारी आई थिंक कंपनी जो है वो पहली कंपनी है दुनिया में जिसने ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिससे वो सारे टास्क
अपन एक बार में निकाल सके उनसे, उनके काम से। एंड दैट बिकम्स आवर बिगेस्ट कंपेटिटिव मोट, कि हम वो उनके सारे टास्क एक साथ ले सकें। एंड येट जब आप देखें, अगर 30 बिलियन आउटसोर्स मार्केट है, 225 बिलियन टोटल मार्केट है, और हमारी कंपनी 300 मिलियन से थोड़ी ऊपर है, तो अभी तो बहुत छोटा मार्केट शेयर है। एंड जैसे जैसे ये जो 30 बिलियन आउटसोर्स्ड है अभी बढ़ेगा, विच इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज एट अबाउट 12% एंड माइट एक्सेलरेट इवन फर्दर, जैसे जैसे ये बढ़ेगा हमारी ये उम्मीद है कि हम इसका लायन शेयर कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि हमारी लीडरशिप पोजीशन प्लेटफॉर्म पे जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गई है, जिसकी वजह से हमें लगता है दैट हम आउटसाइज ग्रोथ दे पाएंगे ओवर द नेक्स्ट नॉट जस्ट 1-2 years बट द नेक्स्ट 10, 15, 20 years। बिल्कुल, तो ये नज़रिया मार्केट अपॉर्चुनिटी को लेकर, लेकिन अगर कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो करीब 90% से ज़्यादा रेवेन्यूज़ यूएस से आते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपका कंसंट्रेशन रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। क्या आप हमें बता सकते हैं, आप डाइवर्सिफाई करना चाहती है कंपनी को बाकी सेगमेंट्स में? नहीं, वो हमने ऐसे जान के किया है, कि द रियलिटी इज़ दैट ये प्लेटफॉर्म काफ़ी स्पेशलाइज्ड है और हर कंट्री की रेगुलेशंस अलग होती हैं। तो ये हमें समझता है कि हमारा प्लेटफॉर्म यूएस के लिए ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, और हम अभी वहीं पे फोकस करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा 225 बिलियन का टैम है, उसमें से केवल 30 बिलियन आउटसोर्स हुआ है। अगले 10, 15, 20 सालों में वो 30 बिलियन 12% के हिसाब से ग्रो हो रहा है, और तेज़ी से ग्रो हो रहा है मोस्ट प्रॉबेबली। तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, हम अभी 300 मिलियन के थोड़ी सी ऊपर कंपनी है, तो अभी इतनी ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है यूएस मार्केट में कि डिवर्सिफिकेशन इतना प्रूडेंट नहीं लगता है। कल को अगर हमें लगे कि भाई हमारी ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है किसी कारण से, तो हमारा छोटा छोटा एफर्ट चल रहा है कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में, बट अभी हमारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान में ये इंटेंशन नहीं है कि हम ज़्यादा डिवर्सिफाई करें, क्योंकि डिवर्सिफाई करने से फोकस भी लूज हो जाता है कभी कभी। एंड इसलिए हमारी तो यही सोच है अभी कि हेड्स डाउन यूएस हेल्थ केयर में फोकस करें। अगर आप बोलें कि अब यूएस इटसेल्फ इज अ रिस्क, तो खैर आप वो कह सकते हैं, बट टुडे इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड सो वी आर कंफर्टेबल विद दैट। बिल्कुल सचिन, लेकिन इसी बीच डिस्कशन में हमारे साथ कंपनी की सीएफओ नित्या भी शामिल हो रही है। नित्या, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेरा सवाल एक्चुअली थोड़ा ग्रोथ रिलेटेड है। ग्रोथ हम देख रहे हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो कंटिन्यूस ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पे हमें थोड़ा डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। FY22 की बात करें तो तभी कुछ 39% था, और अब वहाँ से गिर के 28% हो चुका है। तो क्या आप बता सकते हैं कि मार्जिन पे ये इम्पैक्ट किस वजह से हो रहा है, और आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? थैंक यू। लास्ट ईयर अक्टूबर में हमने एक कंपनी एक्वायर किया था, एक्विटी होल्डिंग्स, एंड व्हेन वी बॉट देम, उस कंपनी का मार्जिन प्रोफाइल ही कम है, राइट? सो व्हेन वी बॉट देम दे हैड एन एबिटा मार्जिन्स ऑफ अराउंड 12%, विच इज वाई आप देखेंगे तो आईके स्टैंडअलोन जो 38-39% था और एक्विटी का वो जो 12% का कंबाइन करके हमारा प्रोफोमा एबिटा FY24 में 24% हो गया है। पर आपको ये भी देखना चाहिए कि जब हमने इक्विटी खरीदा था, उनका जो द रीजन वी बॉट देम वाज देयर वर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीवर्स फॉर अस टू बाय इक्विटी। एक था दैट दे हैड सम 800 ऑड कस्टमर्स एंड एग्जिस्टिंग सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विद दीज कस्टमर्स। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर फॉर ग्रोथ जो है हमारे लिए, वो है टू बी एबल टू सेल IKS's 16 फीचर्स into those 800 plus customers. So that we are hoping will be a very, very important growth lever for IKS going forward. The second is जो equity का जो delivery model था, we are now already transforming the delivery model to be able to improve that margins. So अगर आप RHP अभी जो हमने फाइल किया है उसमें देखेंगे तो जो 24% का प्रोफोमा नंबर था EBITDA margins FY24, that number is already improved to 28%. So already वो 400 बिप्स का इम्प्रूवमेंट आपको P&L में ऑलरेडी दिख रहा है। एंड व्हाट वी आर होपिंग इज ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वो चलती जाएगी फॉर अनदर 18 to 24 months, एंड इन द नेक्स्ट 18 to 24 months वो जो मार्जिन प्रोफाइल है फॉर द कंबाइंड कंसोलिडेटेड IKS प्लस इक्विटी एंटिटी, वी शुड बी एबल टू टेक इट टू अर्ली टू मिड 30s। बिल्कुल नित्या, तो बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी, नित्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कारोबार पर विस्तार से चर्चा करने के लिए भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और